नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो अंडर आर्टिकल 142 के अंतर्गत उनको दी गई है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, तो उन्होंने एक डिवोर्स को अनुमति प्रदान की है। इस डिवोर्स को जो है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि भाई ग्राउंड्स क्या है डिवोर्स के अंडर हिंदू लॉ। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को, स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इस बारे में बात करते हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया है, जो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दी गई है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ये बात ध्यान रखना कि भाई कभी कभी जो है लॉज जो है ठीक से डिफाइन नहीं होते हैं, या लॉज होते ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना होता है। तो इस बार उन्होंने इस्तेमाल करी है ये पावर टू ग्रांट डाइवोर्स, एक डाइवोर्स देने के लिए। एक केस आया था इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, तो इस बारे में हम छोटी सी बात कर लेते हैं। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब है, इसका एक वर्ड ध्यान रखिएगा, इरिट्राइवेबल, एक ऐसी मैरिज जिसको रिट्राइव नहीं किया जा सकता। रिट्राइव का मतलब होता है दोबारा से रीगेन नहीं किया जा सकता। जस्ट सपोज कि ये मैरिज हुई है किसी एक पर्सन की, उन दोनों के बीच में जो है कुछ अनबन हुई है, अनबन होने के बाद जो है भैया डिवोर्स की नौबत आ गई है, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर, पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वहां पर जाने के बाद दोनों में आपसी सुलह करके उस डिवोर्स को रोका जा सकता है कि वो दोनों जो है फिर से ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैरिज जो है वो आगे ही ना चल पाए, तो दोबारा से रीगेन ना हो पाए, तो ऐसे केसेस जो आते हैं वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में आते हैं। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा और जाते हैं। जब एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट होती है, ध्यान रखिएगा, जहां पर ईदर या बोथ, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से एक या दोनों जो स्पाउसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, वो इस मैरिज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और जो उनकी ड्यूटीज है एज अ हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप की, वो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी मैरिज को वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो करेंटली हिंदू मैरिज लॉ जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है एक ऐसा ग्राउंड इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का डिवोर्स के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, हिंदू मैरिज में तो क्या होता है, मैरिज जो होती है एक संस्कार होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। कई बार शादियां जो होती हैं वो एक संस्कार है, सातों जन्मों तक साथ रहने की बात की जाती है, वहाँ डिवोर्स के बारे में सोचा नहीं जाता है। लेकिन फ्री विल से शादी होती है, तो यदि वो शादी आगे नहीं चल पा रही है, लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, तो डिवोर्स भी दिए जा सकते हैं कुछ ग्राउंड्स पे, जिनमें जो हिंदू मैरिज एक्ट में ये साफ साफ बात की गई है कि किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स दिए जा सकते हैं, जिस बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा किया है कि अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल किया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं कल को किसी को भी कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। तो जो ग्राउंड है डिवोर्स के वो क्या है वो देख लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है, ये लॉ बताता है कि किस किस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है, और ये लॉज जो है किन किन पर अप्लाई होगा। हिंदूज पर, बुद्धिस्ट पर, जैन्स पर और सिख्स पर जो है ये लॉज अप्लाई होता है। ठीक है, इसके देख लेते हैं ग्राउंड कौन कौन से हैं। पहला ग्राउंड ये बोलता है कि अंडर सेक्शन 13 ऑफ द इंडिया, जो इस एक्ट का, इस लॉ का, ये जो अंडर सेक्शन 13 है इस एक्ट का, वो डिवोर्स की बात करता है किस किस ग्राउंड पर। पहली बात है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, यदि हस्बैंड या वाइफ जो है एक दूसरे को छोड़ करके किसी और से वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो डिवोर्स जो है लिया जा सकता है। दूसरा है जो ग्राउंड है क्रूएलिटी का, यदि दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूएल हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, मारते हैं, तो। तीसरी बात है डिजर्शन, यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों ने मतलब जिस दिन पेटिशन जो है डाली गई है उस दिन से 2 साल पहले तक जो है एक दूसरे को छोड़ दिया है, बिल्कुल ही तिरस्कार कर दिया है, छोड़ दिया है, तो डिवोर्स दिया जा सकता है। चौथा ग्राउंड है सीजिंग टू बी अ हिंदू, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एज अ हिंदू शादी हुई है, लेकिन उस बंदे ने जो है या वो पर्सन ने, हस्बैंड या वाइफ ने, दोनों में से किसी ने अपने रिलीजन को चेंज कर दिया है, तो वो हिंदू नहीं रहा है, तो शादी जो है वो डिवोर्स का एक ग्राउंड बन सकती है। पांचवा जो है इनक्योरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड, यदि वो पर्सन जो है मानसिक रूप से जो है पीड़ित हो चुका है और वो इनक्योरेबल है, उसका जो है क्योर नहीं किया जा सकता, तो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। सेकंड की बात करते हैं, इन एडिशन टू द सेक्शन 13B
जो सेक्शन 30B है वो क्या प्रोवाइड करता है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है यदि दोनों ही राजी हैं डिवोर्स देने के डिवोर्स के लिए। तो इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो सेक्शन 13B का सब क्लोज 1 है वो ये बात कहता है कि यदि दोनों पार्टीज जो हैं जो कि सेपरेटली रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं और वो एबल ही नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे का रहने के लिए, तो वो म्यूचुअली एग्रीड करते हैं इस बारे में कि उनकी मैरिज को जो है डिसॉल्व कर दिया जाए। मतलब ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन उन्होंने पेटिशन फाइल की है उससे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से वो पर्सन जो है एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और वो एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। इसका जो सेक्शन 13 का जो सब क्लोज 2 है वो क्या बात करता है, जो ऊपर बात की गई है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और डिवोर्स चाहते हैं, तो जिस दिन उन्होंने पेटिशन फाइल की है तो या तो 6 महीने के अंतर्गत कम से कम या तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने के अंतर्गत उन्होंने यदि वो पेटिशन दोबारा से विड्रॉ नहीं कर लिया, मतलब अगर कोई सुलहनामा हो चुका है और वो पेटिशन 6 महीने के अंतर्गत या ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने के अंतर्गत, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है और वो लंबा चलता है, तो पेटिशन अगर विड्रॉ नहीं की है तो सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो वो अपनी कोई भी इंक्वायरी जो है जो उसको ठीक लगती है वो मतलब इंक्वायरी के लिए कर सकता है। और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगता है जो भी हस्बैंड या वाइफ ने जो अपनी पेटिशन में ये डाला है कि भाई वो क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उनको लगता है कि ये ठीक है, तो वो एक डिक्री पास कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और वो डिवोर्स के लिए हामी भर सकते हैं कि वो दोनों डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 27 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसमें दूसरे एक्ट की बात की गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो प्रोवाइड करता है डिवोर्स का ग्राउंड, अगर शादी की गई है, मैरिज सोलेमनाइज्ड हुई है, वो इस मैरिज जो शादी की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो दोनों एक्ट है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का और जो दूसरा एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, दोनों ही एक्ट जो है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात ही नहीं करते एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ठीक है, एक ऐसी मैरिज जो कि आगे चल ही नहीं सकती है। तो ये केस क्या है इस बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो डाइवोर्स है वो ग्राउंड किया गया है एज अ ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को भी उन्होंने जो है एग्जामिन किया था। तो इसमें ये क्या था कि मतलब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नोट करी कि भाई हम इस पावर का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है तब करते हैं जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस की बात आती है। देखिए, पहली बात तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का। तो यदि ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई एक ऐसी मैरिज है जो कि टोटली अनवर्केबल है, मतलब वो मैरिज जो है वो आगे वर्केबल हो ही नहीं सकती है, इमोशनली डेड हो चुकी है और बियॉन्ड साल्वेज, मतलब उसमें कोई रिपेयर हो ही नहीं सकता है, और उस मैरिज को जितना जल्दी हो सके वो जो है ख़त्म हो जाना ही, टूट जाना ही बेहतर है। ठीक है, मतलब वो क्योंकि वो इमोशनली डेड हो चुकी है, बियॉन्ड साल्वेज है और तो वो टूट सकती है। इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और बिलीव किया कि भाई अगर इस तरह की कोई भी मैरिज है उसको आगे बढ़ाए रखना फ्रूटलेस है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसके अलावा इसके मतलब उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, जो हस्बैंड या वाइफ है दोनों को इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। इमोशनल ट्रॉमा मतलब दोनों ही इमोशनली जो है डिस्टर्ब होते हैं और दोनों के लिए ये मतलब ठीक नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उन दोनों को डिवोर्स देना ही बेटर है और इस तरह की मैरिज को जितना जल्दी हो सके वो ख़त्म करना ही बेटर है। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा, इस बारे में बात करेंगे। जो क्लॉज 1 है सुप्रीम मतलब इस आर्टिकल का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, और जुडिक्शन जो है वो पूरे भारत में लागू होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए एक कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये आवश्यक है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। कोई भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकते हैं। तो वो जो डिक्री या ऑर्डर पास की जाएंगी, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल होंगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, ध्यान रखिएगा, पहली बात पूरे भारत में लागू होगी और दूसरी बात यह है कि उसकी पावर कितनी होगी, जो ऑर्डर या डिक्री पास किया गया है उसको वो बराबर माना जाएगा एज अ लॉ जो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है।
समझ आई गई बात? क्योंकि अभी तक कोई लॉ नहीं है, मान लो उसके बारे में कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या डिग्री पास कर सकते हैं और उस ऑर्डर या लॉ की जो वैल्यू होगी या जो पावर होगी वो उतनी होगी एज अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ भी पूरे भारत में लागू होते हैं और वो तब तक लागू होंगे जब तक प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास नहीं कर देते। सेकंड की बात करते हैं भाई, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर या डिग्री पास कर सकते हैं और उनके सुप्रीम कोर्ट के पास वो सभी पावर होंगी कि भाई अगर किसी भी पर्सन को अटेंडेंस के लिए बुलाया जा सकना है तो उसको बुला सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। अगर कोई भी जो फैक्ट है उसकी नई डिस्कवरी हुई है तो उसको अपने जो समक्ष रखने के लिए बात कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, किसी भी मतलब किसी भी जो सुनवाई के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो उनको प्रोडक्शन के लिए बोल सकते हैं, सामने लाया जाए। चौथी, अगर किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करना है या किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है पनिशमेंट देनी है तो सुप्रीम कोर्ट वो कर सकते हैं। आई होप अंडर जो है आर्टिकल 142 आपको समझ आ गया हो। कुछ सजेशंस दी गई हैं लॉ कमीशन के द्वारा, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जो लॉ कमीशन है उन्होंने 2 बार रिकमेंड किया है कि जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। पर अभी तक ये जो है इसके इस तरह का कोई लॉ नहीं बनाया गया है। आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।